Assalamu alaikum. This is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी करेंगे हम लोग। इसमें मोस्टली हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ऐसे नहीं भी आती वैल्यूज़ तो आपको मेथड आना चाहिए, फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, आपके हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल से टाइम भी बहुत कम कंज्यूम होता है। सो ट्राई करिएगा कि आप लोग न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट करें एज़ कम्पेयर टू दोज क्वेश्चन जो बहुत बड़े हों, जो बहुत लेंथी हों। इसमें आपके पास टोटल आपको 9 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं सेक्शन बी में, और सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं जो होता है। अब प्रूफ करना है तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आती है, उसको डायमेंशनली करेक्ट आपको बताना होता है लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, और ये होता है कि आपको ये आने चाहिए, ये एक क्वेश्चन ज़रूर होता है। सो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आपको फर्स्ट दी हुई है, प्रूफ करना है t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन k। सो ये एक होता है कि फिजिकल क्वांटिटीज आपको डायमेंशनली लिखनी है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में 2 पाई दिया हुआ है। 2 पाई के पास कोई डायमेंशन नहीं होती, आपको पता होना चाहिए नंबर पाई वगैरह की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो आप इसको छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। अब है m और अपॉन k। सो आपको ये पता होगा कि m जो होती है डायमेंशन वो कैपिटल M होती है, मास है ये, और जो k है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है और ये होती है मास अपॉन t स्क्वायर। सो आप क्या करेंगे, आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे m अपॉन t स्क्वायर। जो नीचे वाली डिवाइड हो रही है दोनों वैल्यूज, ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, m t स्क्वायर अपॉन m आ जाएगा। कहते हैं कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो m अपॉन t स्क्वायर के बराबर होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, अगर हम ड्राइव करें तो हम ऐसे ड्राइव करते हैं कि F इज इक्वल टू के एक्स। अब क्या है कि F आपको पता होगा ये फोर्स है और ये एम ए के बराबर होता है, तो एम ए इज इक्वल टू के एक्स हो जाएगा। m की डायमेंशन होती है m, और जो l होता है वो एल टी माइनस 2 होता है, क्योंकि आपको पता होगा एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो टाइम स्क्वायर में लेंगे t माइनस 2 हो जाता है, और x है यहाँ पे l ले लेंगे और यहाँ पे k। अब क्या होगा कि यहाँ पे आप ले आए, डिवाइड कर देंगे, तो L से L कट हो जाएगा और आ गया एम टी माइनस 2। सो ये होती है डायमेंशन K की। ये अब आप जब पुट करेंगे फॉर्मूला में तो आपके पास आ जाएगा m से m कट जाएगा और आपके पास आ गया है रूट टी स्क्वायर, और रूट टी स्क्वायर से रूट कट जाएगा और आ गई राइट हैंड साइड t। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि यहाँ टी स्क्वायर ऊपर लाएं, कर सकते हैं कि डायरेक्ट m से m काट दें और ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। आप ऐसे कर सकते हैं कि m अपॉन m t माइनस 2 लिख लिया आपने, m से m कट गया तो यहाँ आ गया 1 अपॉन t माइनस 2 रूट में, और फिर अब क्या होगा कि यहाँ माइनस 2 है, ऊपर जाके प्लस 2 हो जाएगा, t से स्क्वायर कट जाएगा और बाकी आपके पास राइट हैंड साइड t आ गया। ये इसका ये मतलब है कि डायमेंशनली करेक्ट हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप देख सकते हैं ये ऐसे हुआ है। अब हमें डायमेंशनली करेक्ट करना है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। सो फिजिकल क्वांटिटीज आप डायमेंशनली लिखेंगे। वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस 1, ठीक है कि v जो है ना इसमें t माइनस 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो f है वो है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी होती है अपॉन टाइम पीरियड 1 अपॉन t। सो टाइम पीरियड का यहाँ पे हम t लिखेंगे, t माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो टाइम पीरियड का जो डायमेंशन थी वो t थी, अब फ्रीक्वेंसी की होगी t माइनस 1। वेवलेंथ L है। अब क्या होगा कि आप इसमें एल टी माइनस 1 करेंगे तो वही डायमेंशनली करेक्ट हो गए, क्योंकि वेलोसिटी की भी एल टी माइनस 1 थी और एफ लेमडा की भी एल टी माइनस 1 है। L है वेवलेंथ की और T फ्रीक्वेंसी की T माइनस 1 है, तो ये आपके पास डायमेंशनली करेक्ट हो गई। आप ऐसे लिखते हैं कि सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। A 100-gram bullet is fired from a 10 kg gun with a speed of 1000 meter per second. What is the speed of recoil of the gun? So यहाँ पे हम इसको कंसिडर करते हैं M1। 100-gram bullet is fired from a 10 kg gun, तो इसका ये मतलब है कि 10 kg गन मतलब गन का हमने M2 लिया है। अब विद द स्पीड ऑफ ये, तो व्हाट इज द रिकॉइल ऑफ द गन, गन की आपको रिकॉइल स्पीड निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, M2 हमने गन का लिया था, ये कंसिडर ये आपको पता होना चाहिए। अगर हमने गन का मास M2 लिया है तो हम वेलोसिटी जो गन की लेंगे वो V2 लेंगे।
ये हमने v2 कंसिडर कर ली। अब है विद द वेलोसिटी विद द स्पीड ऑफ, सो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे स्पीड v1 हो जाएगी क्योंकि जो बुलेट है वो फायर हुई है 10 kg गन से विद द स्पीड ऑफ, तो ये m1 है, ये v1 हो जाएगा। और स्पीड और वेलोसिटी सेम होते हैं, बट ये होता है कि स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। लाइक स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी जो होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन को शो कर रही होती है। हमारे पास डेटा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर आपने पढ़ा हो तो m1 v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 हम लेते हैं, तो वो फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आपको m1 दिया हुआ है 100 ग्राम, ग्राम से डिवाइड करते हैं, जब ग्राम से जब केजी में जाना होता है ना तो डिवाइड करते हैं 1000 से। जब हम डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड बाय 100 करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो आपके पास आ गया 0.1 kg। m2 आपको kg में दिया हुआ है, v1 दिया हुआ है, v2 आपको निकालना है, u1 और u2 तो 0 हो गया है क्योंकि वो गन फायर होके वो ब्लॉक में फंस चुकी है, तो इसका ये मतलब है कि v1 भी u1 भी 0 थी और v2 u2 भी 0 हो गई। और 0 और 0 आप u1 और u2 रखेंगे तो क्या होगा कि ये जो पार्ट है राइट हैंड साइड का वो हो गया 0। 0.1 को 100 से करेंगे, 1000 से करेंगे तो 100 आ गया आंसर आपके पास और 10 v2 आ गया। अब क्या होगा कि याद रखिएगा ये प्लस है, ये नहीं है कि आप इनको कर देंगे 110 आंसर आ जाएगा आपका v2, नो, ये प्लस हो रहा है। इसका ये मतलब है कि एक माइनस में जाएगा, -100, या आप ये ले लें या फिर वो ले लें, एक ही कोई मसला नहीं है, होता है वो अपोजिट हो जाता है। 100 को हम डिवाइड कर देंगे अब 10 से क्योंकि ये इज इक्वल टू आ गया। अब यहाँ पे नीचे आ जाएगा, यहाँ पे -10 मीटर पर सेकेंड आपकी v2 आ गई। द गन की वो -10 मीटर पर सेकेंड थी और ये माइनस में ही आती है स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन। सो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ a इज इक्वल टू वैल्यू दी हुई है b इज इक्वल टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ b। आपको ये प्रोजेक्शन निकालनी है a की ऑन टू द b, लाइक a उसके ऊपर छोटा सा जो b लिखते हैं, प्रोजेक्शन का होता है साइन, ये सिंबल। और प्रोजेक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है a डॉट बी अपॉन b। तो ये b जो है ये वेक्टर में है, वेक्टर में हम लिखते हैं। अगर आपने पढ़ा भी हो, अगर आपने यूनिट वेक्टर पढ़ा हो तो यूनिट वेक्टर में भी हम यही करते हैं, नीचे मैग्नीट्यूड में लिखते हैं। a डॉट बी है, a डॉट बी, a की वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करेंगे b की वैल्यूज से, ये होता तो फिर वो हम अलग मेथड से करते हैं, लेकिन जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ऐसे ही निकलता है। i को i से मल्टीप्लाई कर दें, j को j से मल्टीप्लाई कर दें और k को k से, तो क्या होगा कि 4i और डॉट i हो गया। अगर आपको ये पता हो कि i डॉट i 1 के बराबर होता है जबकि i क्रॉस i 0 के बराबर होता है, उसमें जो है ना वो i डॉट जे ये 0 हो जाता है। तो ये है कि ये प्रोडक्ट आपको पता होनी चाहिए कि एमसीक्यूज भी ज़रूर आएगा, इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये i डॉट i 1 हो जाएगा, j डॉट j 4 2 8 हो गया और 7 k हो गया, k डॉट k सब 1 हो गया है दोनों। अब क्या होगा 4 प्लस 8 और 7 कर दें तो आपके पास 19 आंसर आ गया। अब आपको वेक्टर b निकालना है, तो वेक्टर b का ये मतलब है कि इसका फॉर्मूला होता है bx स्क्वायर by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। जो k होता है वो z होता है, ये जो है वो y होता है और ये x होता है। 4 को रखेंगे, 4 स्क्वायर 4 4 16 होता है, माइनस है। अब यहाँ देखें कि माइनस है ना, तो ये नहीं होगा कि आप माइनस की वैल्यू लिख देंगे, -4 को मल्टीप्लाई करें -4 से, तो 4 4 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस। तो ये है कि आप प्लस में इसकी वैल्यू आती है क्योंकि माइनस को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे माइनस से, तो वो प्लस हो जाता है। यहाँ पे 49 आ जाएगा, जब इन सबको प्लस करेंगे तो 81 आ जाएगा और आपको पता है कि 81 का रूट होता है 9, 9 9 81, सो बी आ गया 9। अब 19 को डिवाइड कर दें 9 से, ये बहुत इजी हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो फिर आप डिवाइड करके लिख सकते हैं, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। 4 है, कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ मैन हुज मास इज 80 kg व्हेन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड एट द इक्वेटर इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर। डेटा बना लिया, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है कि अर्थ रोटेट्स 1 राउंड, डे इज इक्वल। यहाँ पे क्या है, आपको कीवर्ड दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है और कहा हुआ है कि जब वो रेस्ट करता है ऑन द ग्राउंड एट द इक्वेटर, तो आपको पता होगा कि अर्थ रोटेट करता है 24 आवर में। अब क्या है कि 24 आवर 1 डे होता है, 1 डे का मतलब है कि इसमें आपको टाइम निकालना है और ये सेकंड में होता है हमेशा, इसका जो एसआई यूनिट है वो सेकंड है। तो टाइम ये होगा कि आप 24 आवर होते हैं, एक दिन में 24 आवर होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो इसका मतलब होता है कि 24 आवर को 60 × 60 कर देंगे
या फिर 24 आवर को मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से, अब वैल्यू आएगी वो आएगी 86400 सेकेंड। टाइम रोटेट करता है ये वही है, ये हमने यहाँ पे आके इज इक्वल टू लिख के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब AC और FC निकालना है, ये आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए तभी न्यूमेरिकल्स होते हैं। AC का फॉर्मूला होता है 4π² R/t²। अब T में तो आप टाइम पीरियड लेंगे, टाइम पीरियड क्या आया आपके पास 86400 सेकेंड, ये इसमें स्क्वायर ले लेंगे। पाई की वैल्यू होती है 3.142, इसमें भी स्क्वायर लेंगे। और रेडियस ऑफ अर्थ लिया है हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें रेडियस लिखना होता है, या रेडियस ऑफ अर्थ लिया हुआ है, तो 6.4 एक्सपोनेंट 6 लिखेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 से तो वो एग्जैक्ट 10 के बराबर आती है, मतलब 9.810 हो जाएगा 4, और 86440 को जब हम करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ गई 746496। तो आपको ये पूरी वैल्यूज लिखनी होंगी, क्योंकि अभी हमें आगे सॉल्व करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप इन सब से तीनों उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से, तो आपके पास AC आ जाएगा। AC की वैल्यू आ गई, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करना है FC, सो FC होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है 4π² mRe/t²। मास आपके पास 80 दिया हुआ है। बस ये होगा कि आप इनकी वैल्यू जो आई थी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से और फिर डिवाइड करेंगे, तो आपके पास वैल्यू आ गई FC की 2.7083 न्यूटन। ये वैल्यूज आप पुट करेंगे कैलकुलेटर में, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। ये होता है कि अगर आप फिजिक्स में मैथ्स में स्टेप वाइज करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, प्रोमिनेंट हो जाता है और फिर ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं। और न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर प्रोड्यूस्ड बाय टू स्लिट्स 0.25 मिलीमीटर अपार्ट ऑन अ स्क्रीन 150 मिलीमीटर फ्रॉम द स्लिट्स। इफ 8 फ्रिंजेस ऑक्यूपाई 2.62 मिलीमीटर, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट प्रोड्यूसिंग द फ्रिंजेस। दिस दी हुई है 8 फ्रिंजेस, इसमें आपको 2 स्लिट्स प्रोड्यूस बाय 2 स्लिट्स अपार्ट, तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस दिया हुआ है। ऑन अ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट मतलब लेंथ दी हुई है और वेव लेंथ आपको निकालनी है। और ये है कि 8 फ्रिंजेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं 2.62 मिलीमीटर। सो ये है इसका डेटा। मीटर में हम नहीं लेते हैं तो ये मिलीमीटर की वैल्यू, मिली की वैल्यू होती है -3, माइक्रो की होती है -6, ये मिली है तो यहाँ पे -3 में आप कर देंगे वैल्यूज। वेवलेंथ अब आपको ये दिया हुआ है कि 8 फ्रिंजेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो 1 फ्रिंज कितना करेगी, तो उसको आप डिवाइड कर देंगे 8 से, जितनी वैल्यू दी हुई होगी, और आपके पास डेल्टा वाई आ जाएगा। ये फ्रिंज स्पेसिंग होता है, मतलब कि हम इसको ये कहते हैं कि वो डिस्टेंस है डेल्टा, वो डिस्टेंस होता है जो हम मेजर करते हैं बिटवीन टू एडजेसेंट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, तो उसको डेल्टा एक्स कहते हैं या डेल्टा वाई कहते हैं, ये आपकी मर्जी होगी, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने अगर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा हो तो उसमें था कि ये जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो इज इक्वल टू डेल्टा L/d था, ये लेंथ और ये डिस्टेंस है। अब जब आपको वेव लेंथ निकालनी है तो इसका मतलब है कि फ्रिंज स्पेसिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे, d को डिवाइड करेंगे लेंथ से, आपके पास कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करिएगा, वेव लेंथ आ जाएगी। और रेडियस ऑफ द मून इज 27% ऑफ द अर्थ रेडियस एंड इट्स मास इज 1.2% ऑफ द अर्थ मास। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। सो ये चैप्टर 6 ग्रेविटेशन से दिया हुआ है। अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता हो, मतलब आपको पता होगा रेडियस ऑफ मून 27% दिया हुआ है, परसेंट है। आप जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, लेकिन आपको परसेंटेज नहीं निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब है कि आप डिवाइड कर देंगे 100 से, आपके पास परसेंटेज में आंसर कन्वर्ट हो गया है। अब आपके पास वैल्यू में आंसर आ गया है और वो आ गया है रेडियस ऑफ मून 0.27 आर। रेडियस ऑफ मून रेडियस ऑफ अर्थ के 0.27 है। अब आपको जो दिया हुआ है वो मास ऑफ मून दिया हुआ है, मास ऑफ मून 1.2% दिया हुआ है, परसेंटेज से वैल्यू में कन्वर्जन होती है डिवाइड बाय 100। अब ये आ गया कि मास ऑफ मून 0.012 मास ऑफ अर्थ के इक्वल है। ग्रेविटी, अब आपको क्या निकालना है, आपको एक्सेलरेशन निकालनी है ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हम कहते हैं gm, निकालना है मास ऑफ मून आपको, और वो निकालनी है मून की। सो क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है मून की, तो आप gmm लिखेंगे और rm लिखेंगे, रेडियस और मून का, मास ही मून का लिखेंगे और रेडियस ही मून का लिखेंगे। अब आपको उसमें दिया हुआ है कंपेयर करके कि वो मास ऑफ अर्थ के रेडियस ऑफ अर्थ के इतना है, तो आप वो वैल्यूज लिख देंगे, me भी लिखेंगे। अब क्या होगा कि gme/re, इसको सॉल्व करने का जो एक आसान तरीका ये होता है कि आप इन वैल्यूज को अलग करके लिख दें और जो नंबरिंग वैल्यूज हैं उनको अलग करके लिख दें। तो ये होगा कि 0.012 0.27 का होल स्क्वायर है, रूट स्क्वायर है, वो आप लिख लेंगे।
अब क्या होगा कि जी एम ई अपॉन आर ई जो है ना वो जी के बराबर होता है, ग्रेविटी के बराबर होता है, क्योंकि ये मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ ये कांस्टेंट होता है। आप जी से यहाँ जी लिख देंगे सिर्फ और सिर्फ। जी की वैल्यू होती है 9.8 या फिर 10 लिख सकते हैं, लेकिन आप कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो मोस्टली 9.8 यूज करते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज पे फिर फर्क हो जाता है। 0.012 और 0.27 का जब आपने 0.27 से करवाएंगे, क्योंकि ये होल स्क्वायर है ना, तो 0.27 को डिवाइड मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.27 से, तो आंसर आ गया 0.0729। इसको डिवाइड करवा देंगे, आपके पास आंसर आ गया 0.16 और फिर मल्टीप्लाई करिएगा 9.8 से ग्रेविटी से, आपके पास आंसर आ गया, मतलब कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मून की वो 1.61308 है, और एक्सीलरेशन और ग्रेविटी दोनों का यूनिट सेम होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके पास आंसर आ गया। तो ये होता है कि इसमें आप सब में पढ़ें और सबकी वैल्यूज, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, इन सबकी वैल्यूज याद करें और लिखें, और बहुत ज़्यादा लेंथी करें। इससे अच्छा यही है कि आप एक जगह कॉन्स्टेंट वैल्यूज को रखें और उसको उसकी जो इक्वलिटी है उसके बराबर कर दें। लाइक ये दोनों किसके बराबर होते हैं, ग्रेविटी के, ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर दें बस। नेक्स्ट है अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट horizontally with a force of 40 IB at an angle of 30 degree above the horizontal and move along a speed of 6 miles per hour. How much work does the horse do in 10 minutes? What is the power output of the horse? हम लोगों ने डेटा बना लिया है। फोर्स आपको 40 LB दी हुई है। अगर आप देखें ना तो आपको फोर्स दी हुई है LB में और वेलोसिटी दी हुई है माइल्स पर आवर में। तो आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि आप फोर्स को न्यूटन में करें और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में करें, नहीं, कोई नीड नहीं है। आप इसको फोर्स को माइल्स पर आवर से FT पर आवर में ले सकते हैं। FT पर आवर क्या होता है कि 1 माइल इक्वल होता है 5 to 80 FT में। सो FT को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 to 80 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आवर से आपको किस में जाना है, सेकेंड में जाना है। तो इसका ये होता है कि 1 आवर में 60 सेकेंड होते हैं और 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो ये होता है 60 अब मल्टीप्लाई 60 मतलब 3600। इसको जब आप डिवाइड करेंगे 3600 से तो आपके पास आ जाएगा 8.8 FT पर सेकेंड। टी आपको 10 मिनट्स दिए हुए, 10 मिनट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो आ जाएगा 600 सेकेंड। मतलब आपको टाइम जो सेकेंड में होता है ऐसा यूनिट सेकेंड होता है। तो ये है कि वर्क डन निकालना है और पावर निकालना है। वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है FD FS cos थीटा, एंगल आपको 30 दिया हुआ है। cos 60 होता है cos 60 इक्वल होता है 0.86, cos 30 दिया हुआ है आपको, और क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट ऐसे आपको याद होने चाहिए कि cos 60 हाफ के बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है, 0.5 के बराबर होता है, जबकि cos 30 0.86 के बराबर होता है। और sin 60 और sin 30 इन दोनों के रिवर्स कर लें, आप ऑल्टरनेट कर लें। इसका ये मतलब होता है कि जो cos 60 sin 60 होता है वो 0.86 के बराबर होता है और जो sin 30 होता है वो 1/2 के इक्वल होता है। तो ये है कि S निकालना है आपको। S का फॉर्मूला आपको पता होगा, S इजिकल टू VT होता है, V 8.8 लिख लें और जो T है वो है 600। इसका ये मतलब है कि FT अपॉन सेकेंड दिया हुआ है ना और मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, इसका ये मतलब है सेकेंड से सेकेंड कर दिया। आपके पास जो डिस्टेंस आया है, आपके पास जो S आया है वो आया है FT में 5 to 80। अब आप इसमें FT रखेंगे, फोर्स LB में रखेंगे, तो इसका ये मतलब है कि FT LB आ गया आपके पास आंसर। वर्क डन आ गया आपके पास 1.8 एक्सपोनेंट 5 FT LB। पावर निकालना है तो पावर का फॉर्मूला होता है FV cos थीटा, cos 30 0.86 के बराबर होता है। इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे। पावर आपके पास आ गई FT LB अपॉन सेकेंड। अब पावर में आपको पावर निकालनी है, HP यूनिट होना चाहिए हॉर्स पावर। सो उसमें ये होता है कि 1 HP जो है ना वो डिवाइड करते हैं हम, पावर आ गई FT LB पर सेकेंड में। आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1 HP होता है वो 746 वॉट के बराबर होता है और 1 HP होता है 550 FT के। सही है। तो क्या होगा कि आपको डिवाइड कर देंगे आप 550 से, आपके पास आंसर आ गया HP में। पावर HP में है 0.55। Number 7. A simple pendulum completes 4 vibrations in 8 seconds on the surface of the earth. Find its time period on the surface of the moon where the acceleration due to gravity is 1/6 the value that it has on the earth surface. तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है L/G, मतलब 2 पाई L/G और रूट में होता है
क्या करना है, इसमें पहले हमने डेटा निकालना है। अब क्या है कि आपको डेटा दिया हुआ है, आपको वाइब्रेशन दी हुई है, कंप्लीट 4 वाइब्रेशन इन 8 सेकेंड, मतलब टाइम आपको दिया हुआ है 8 सेकेंड 1 वाइब्रेशन। अब क्या होता है कि ना, पहले मैं अभी आपको जब आंसर करवाऊंगी तो आपको पता चलेगा, हमें ना यहाँ टाइम निकालना होगा, टाइम पीरियड निकालना होगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम टेकन, जितना भी टाइम वो ले रहा है उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ वाइब्रेशन से। टाइम टेकन कितना था 8 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने हैं 4, तो आप जब टाइम टेकन और नंबर ऑफ वाइब्रेशन को डिवाइड करेंगे तो 2 सेकेंड आ गया। इसका ये मतलब है कि टाइम पीरियड 2 सेकेंड आ गया है। और आपको दिया हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1.6 ऑफ द अर्थ ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये है कि जो जी एम है वो 1/6 जी ई के बराबर है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πl/g, ये रूट में होता है। अब क्या वैल्यू पुट कर दें, एल तो आपको दिया हुआ नहीं है, 2π की वैल्यू है और 1/6 जी दिया हुआ है। अब देखें, अगर आपको पता हो तो ये जो रूट है वो 1/6 है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, 6l/ge आ गया। अब क्या होगा कि जो वैल्यूज है ना, ये जी रूट 6 है, ये रूट 6 आप बाहर ले आएंगे, 2πl/ge वैसे ही आ गया। आपको ये भी पता होगा कि ये टाइम पीरियड के इक्वल होता है, तो आप यहाँ पे टाइम पीरियड टी ले आएंगे। टाइम पीरियड हमने नंबर ऑफ वाइब्रेशन, टाइम टेकन डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन निकाल के किया था, तो टाइम पीरियड कितना आया था 2 आया था। रूट 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, लाइक क्या होगा कि आप पहले रूट 6 निकालेंगे, रूट 6 और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 4.89 सेकेंड टाइम पीरियड आ गया मून ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो ये होता है, इसकी ट्रिक होती है, ये होता है कि अगर आप इजीली ऐसे कर सकते हैं, लेंथ आपको दी हुई, आपको एल नहीं दिया हुआ है, आपको 2π और इन सब में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ जाएंगी, इससे अच्छा ये कि आप फॉर द मून निकालना है तो जी 2πl/ge टाइम पीरियड के बराबर होता है, आप बस वो निकाल लेंगे। Question number 8 है, a watchmaker uses a magnifying glass of focal length 5 centimeter to see the damage spring of a watch. If he holds the glass close to the eye, what is the best position of the object and what is the linear magnification? आपको क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे फोकल लेंथ दी हुई है, आपको कहा हुआ है कि लिनियर मैग्निफिकेशन निकालें, पी निकालें, और यहाँ पे उन्होंने ये कहा हुआ है कि आपको जो इसका डेटा है पी आपको निकालना है और लिनियर मैग्निफिकेशन एम निकालना है। इसमें क्या होगा कि एम का बहुत इजीली होता है, ये आपको जब भी डी नहीं दिया हुआ होता ना, तो इसका मतलब होता है कि आप 25 सेंटीमीटर रखेंगे, कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है 1 + d/f, d 25 है, फोकल लेंथ f होगी, 5 दी हुई है सेंटीमीटर में होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। जब भी डी ना दिया हो उस 25 आपको रखना है, अपॉन 5 से कर देंगे, 5 से 25, 1 + 5 क्या होगा 6। सो मैग्निफिकेशन तो आपके पास आ गई। अब आपको क्या निकालना है, अब इसमें भी आप क्या करते हैं, क्यू में भी आप -25 सेंटीमीटर ही लेंगे, लेकिन क्या होगा उसमें आप माइनस का साइन लगा देंगे। 1/f = 1/p + 1/q है, पी निकालना है ना, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस आ जाएगा, 1/5 -1/25 है। अब माइनस माइनस कितना होता है, यहाँ पे वैल्यू इसके साथ लगाएंगे आप, नॉट इसके साथ, माइनस माइनस प्लस होता है। अब ये होगा कि आप इन दोनों के डोमिनेटर को सेम करेंगे, इसका मतलब है 5 से 25 होगा, यहाँ ऊपर से भी करेंगे तो ये है कि 5 हो जाएगा +1, 6/25 हो गया। पी निकालना है, नॉट 1/p, आप इन दोनों को रिवर्स कर देंगे, p = 6/25, p = 6/25। अब आपको p निकालना है, p का ये मतलब है कि 25/6, तो 4.16 सेंटीमीटर में आंसर आ गया। अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो वो मर्जी होगी, बाकी यहाँ पे कोई मसला नहीं होता कि सेंटीमीटर में आए या मीटर में। फिर आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड बाय 100 करना होगा, आंसर आपके पास मीटर में आ जाएगा। Question number 9 है, a particle of mass 400 gram rotates in a circular orbit of radius 20 centimeter with constant angular speed of 1.5 revolution per second. Calculate the angular momentum of the particle with respect to the center of the orbit. So आपको यहाँ मास दिया हुआ है ग्राम में, केजी में करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे, आपके पास रेडियस 20 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड भी दी हुई है 1.5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, और आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम होता है L = mvr। अब देखें, हमने यहाँ डेटा बना लिया, डेटा 0.4 kg में आ गया, 20 सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हमने क्या किया है, हमने डिवाइड बाय 100 किया है। अब क्वेश्चन देखें तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको कहा हुआ है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में ये होता है कि ओमेगा कहते हैं इसको, वैसे ये W से डिनोट होता है ना, तो लेकिन इसका ये होता है कि ओमेगा इसको हम कहते हैं।
सो ओमेगा कितना 1.5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड दिया हुआ है। अब क्या होगा, रिवोल्यूशन को रेडियन में ना करने के लिए आपको क्या होगा, 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 रिवोल्यूशन होता है 2 पाई रेडियन के। रेडियन ऐसा यूनिट है तो रेडियन में आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 9.46 रेडियन पर सेकेंड। एल आपको निकालना है, एल इज इक्वल टू MVR होता है, V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है। सही है, लाइक आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ओमेगा है वो है V अपॉन R के। ये फॉर्मूलाज होते हैं, ये आपको आने चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन के, एंगुलर वेलोसिटी के, ओमेगा के, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। सो ये है, तो V इज इक्वल टू R ओमेगा की वैल्यू लिख लेंगे, मतलब ये है कि L इज इक्वल टू MR स्क्वायर ओमेगा आ गया। ओमेगा आपको दिया हुआ है 9.426 रेडियन पर सेकेंड, R स्क्वायर दिया हुआ है, R स्क्वायर का मतलब है कि R है 0.2 मीटर, डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से और 0.4। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, बस दो मल्टीप्लाई करिएगा सारी वैल्यूज़ को, आपके पास आंसर आ जाएगा जूल सेकेंड में। कल हम लोग कर रहे थे MCQs, तो MCQs में मैंने आपको बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, उसका यूनिट होता है जूल सेकेंड। सो यहाँ पे क्या होगा, L इज इक्वल टू 0.1508 जूल सेकेंड। लास्ट है, अब लास्ट न्यूमेरिकल है इसका, हाउ मेनी टाइम्स इन अ सेकेंड डज अ स्पेस शिप ऑफ डायमीटर 20 मीटर नीड टू बी रोटेटेड इन ऑर्डर टू क्रिएट द सिमिलर ग्रेविटी एज दैट एक्सपीरियंस ऑन द अर्थ। सो ये आपको ग्रेविटेशन से दिया हुआ है, जो वेटलेसनेस दी हुई है, या फिर अब हम कहते हैं कि जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी है उसके टॉपिक से टाइम इन अ सेकेंड निकालना है। डेटा में सिर्फ और सिर्फ डायमीटर दिया हुआ है, कहा हुआ है स्पेसशिप ऑफ डायमीटर 20 मीटर। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई AC अपॉन R। AC जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये ग्रेविटी के बराबर होगी, 9.8 ले लेंगे। डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस निकालना है, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, डिवाइड करेंगे 2 से, तो 20 मीटर का हाफ क्या होगा 10, सो रेडियस आ गया 10। पाई की वैल्यू होती है 3.142, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाए 6.284 आ जाएगा 1 अपॉन। अब जब 1 अपॉन इसको 6.428 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.1591। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 0.98 आ जाएगा, रूट भी देखें मैं आपको बता देती हूँ, 9.8 को डिवाइड करेंगे 10 से, सो आपके पास आंसर आ गया 0.98, और इसका जब आप रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.98, ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ गई जो वेलोसिटी, वो 0.158 रिवोल्यूशन पर सेकेंड है। आपके पास आंसर आ गया, लेकिन आपको क्या निकालना है। लेकिन अब क्या हुआ कि आपके पास ना ये जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी होती है ये रिवोल्यूशन पर मिनट में होती है, तो आपको सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है। जब भी हम लोग मिनट को कन्वर्ट करते हैं सेकेंड में तो डिवाइड करते हैं 60 से। सही है, लेकिन क्या है यहाँ पे हमें सेकेंड से छोटे से बड़े में जाना है, सेकेंड से मिनट में जाना है, तो इसका ये मतलब है कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। 0.158 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9.5 रिवोल्यूशन पर मिनट। थस हम ये लिखेंगे कि एस्ट्रोनॉट फील कंफर्टेबल इन द स्पेस क्राफ्ट, इट इज स्पिनिंग एट 9.5 रिवोल्यूशन पर मिनट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो दैट्स वाई आर्टिफिशियल ग्रेविटी करते हैं, क्योंकि एस्ट्रोनॉट जब मून पे जाते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी कोई भी चीज़ आप लिक्विड को पोर करेंगे तो वो ग्रेविटी की वजह से पोर हो नहीं पाएगा, वो गिर जाएगा, क्योंकि मून पे ग्रेविटी नहीं हो पाती है, कोई चीज़ खा नहीं सकते। तो इसकी वजह से जो एस्ट्रोनॉट है वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी को प्रोड्यूस करते हैं बाय स्पिनिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो ये रिवोल्यूशन पर मिनट में होती है, फ्रीक्वेंसी आप कहते हैं या फिर वेलोसिटी आप कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो ये आंसर आ गया 9.5 रिवोल्यूशन पर मिनट। दैट्स इट, आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे न्यूमेरिकल्स। ये बहुत इजी है, बस न्यूमेरिकल्स में आपको यूनिट याद होने चाहिए, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, तो ये फ़ौरन से इजीली हो जाते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़।